वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्न में से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी औरंगजेब के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शासक का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। तो दोस्तों यह कथन है सिकंदर लोदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार या शासनकाल में आया था। औरंगजेब के दरबार में आया था वह यूरोपीय यात्री हो जाएगा निकोलो मानुची, फ्रांसिस बर्नियर तथा जेबी ट्रेवनियर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। गद एवं पद दोनों में की गई है वह वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जिसने डाकुओं का गिरोह कहा था वह थे जस्टिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों कण्व वंश की स्थापना की गई थी वासुदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता था। तो दोस्तों वह राजवंश था सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है वह अभिलेख है बांसखेड़ा तथा गया अभिलेख। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना निर्धारित किया था। तो दोस्तों वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना
महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था? नील आंदोलन का नेतृत्व किया था विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विद्रोह एवं प्रभावित क्षेत्र की सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है विद्रोह का नाम और एक तरफ दिया गया है प्रभावित क्षेत्र। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से बघेरा विद्रोह जो कि गुजरात में हुआ था। बी का मिलान हो जाएगा 2 से रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 1 से खोन तथा सवार विद्रोह जो कि उड़ीसा में हुआ था। डी का मिलान हो जाएगा 5 से मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। और ई का मिलान हो जाएगा 4 से रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था? राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम भेजा था अलेक्जेंडर बर्न्स को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिनाथ सान्याल के नेतृत्व में हुई थी। सचिनाथ सान्याल के नेतृत्व में अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह चारों के चारों कथन सही दिए गए हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली थी, यह भी कथन सही दिया गया है। क्लाइव के शासनकाल में द्वैत शासन आरंभ हुआ था, यह भी सही दिया गया है। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का है? तो दोस्तों यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता से था? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध था फिरोजशाह मेहता से। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म समाज या राजनीति में चाहे
कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है SCE जकारिया जी का, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन है SCE जकारिया जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था वह थे फर्रुखसियर। बिहार की राजधानी पटना में 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खान बना। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, बिहार को 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया था? शेरशाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था 1541 में। अगला प्रश्न है, जीवक किस शासक का राजवेद था? जीवक राजवेद था बिंबिसार का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूत पीटक एवं विनय पीटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब किया गया था? सूत पीटक एवं विनय पीटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संहिता में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संहिता में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पीटक एवं विनय पीटक में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहरा दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह छात्र का नाम है रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। पटना सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया था? तो दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था मुंगेर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना शहर में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, बिहार के इस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह जी को। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक सबसे अधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है? भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, वह वित्त मंत्री का नाम हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है? मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है, वह पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1979 के बीच, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के कितना % तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितनी आर्थिक वृद्धि अनुमानित है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में 9.7% वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत में किस राज्य में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि हुई है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत में बिहार राज्य में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 संजीव सान्याल जी के निर्देशन में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्कूफलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1958, जो कि गलत दिया गया है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, न कि 1958 में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नीरज गुप्ता समिति संबंधित है। नीरज गुप्ता समिति संबंधित है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष संबंधित है। इंद्रधनुष संबंधित है सार्वजनिक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है? पहला दिया गया है वायुयान उद्योग बेंगलुरु, जो कि सही दिया गया है। एल्युमिनियम उद्योग कोरबा में, यह भी सही दिया गया है। लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है तांबा उद्योग खेतरी, यानी कि राजस्थान में। चारों के चारों दोस्तों सही दिए गए हैं।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो दोस्तों ब्लू चिप कंपनी है ऐसी कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस निम्न में से मुख्यतः होता है? प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 65% तथा 32% कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? वुड स्पिरिट कहते हैं मैथिल अल्कोहल को। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन से कौन सी गैस निकलती है? जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन से जो गैस निकलती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन पर विचार करें। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य दिया गया है आपको बताना है। पहला कथन है, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, बिल्कुल सही दिया गया है। पोटेशियम साइनाइड चूहा मारने का जहर है, बिल्कुल सही दिया गया है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन धनावेशित कण है? तो दोस्तों इसमें धनावेशित कण हो जाएगा अल्फा किरण तथा प्रोटॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम हो जाएगा पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि? खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, अंततः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, भारी जल की खोज 1932 में एस यूरे ने की थी, तो दोस्तों यह भी सही दिया गया है। अगला है, पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं ज्वालामुखी क्रिया, शोषण तथा जैव पदार्थ का क्षय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आहार नाल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव आहार नाल की शुरुआत सर्वप्रथम होती है मुख से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो दोस्तों वह ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से
ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज जिस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल जाता है वह एंजाइम हो जाएगा इन्वर्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो दोस्तों अमाशय में पाया जाता है वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसकी खोज बेंडा ने की थी, जो कि गलत दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, न कि बेंडा ने। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसका विभाजन विखंडन द्वारा होता है। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह में बना गोल्जी काय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बना गोल्जी काय के संदर्भ में जो कथन सही है वह है, इसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का वृषण करता है, यह भी सही दिया गया है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, यह भी सही दिया गया है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जैव उर्वरक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है वह जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर, अजोला तथा नीलहरित शैवाल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। जबकि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी विटामिन कौन सा है? आसान सा प्रश्न है। रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी विटामिन हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैव रूपांतरण से मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों वह जैव रूपांतरण हो जाएगा एटीपी और एडीपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है वह विटामिन है विटामिन B6। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में से किसमें सर्वाधिक है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक है जल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग आजकल बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है?
तो दोस्तों इन लैंपों में प्रयोग होता है सोडियम का। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई पर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। शून्य पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है, यह भी सही दिया गया है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यह भी सही दिया गया है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 फ़ारेनहाइट होता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 40 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो दोस्तों परिपथ में धारा का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कारण पानी से भरी बोतलें जमने पर टूट जाती हैं? तो दोस्तों वह कारण है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे शरीर पर अधिक दाब डालता है, फिर भी हम इसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं? वायुमंडल हमारे शरीर पर अधिक दाब डालता है, फिर भी हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त दाब वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव होता है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? दंडकारण्य पठार का विस्तार जिस राज्य में नहीं है वह है झारखंड, जबकि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, यह तीनों राज्यों में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है फान आल्प्स पर्वत, जो कि सही दिया गया है। बोरा पोलैंड, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। मिस्ट्रल राइन घाटी, यह भी सही दिया गया है। खामसिन मिस्र, यह भी दोस्तों सही दिया गया है, यानी कि चारों के चारों सही दिए गए हैं, इसमें एक भी गलत नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है? मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है, वह है निकोबारी जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, युकांतन जलडमरू मध्य किसके बीच मौजूद है? युकांतन जलडमरू मध्य स्थित है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा मिजोरम और फिर सिक्किम हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से झील एवं उनकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोलेरू झील कृष्णा नदी, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर है। बुलर झील झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है नदी का नाम और एक तरफ दिया गया है सहायक नदी का नाम। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा एक से। गंगा की सहायक नदी है महानंदा। गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी इंद्रावती। सी का मिलान हो जाएगा 3 से। कावेरी का हेमावती से और डी का संकोश नदी से हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी हो जाएगा संकोश नदी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल बना है? रियो पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो कन्वेंशन प्रोटोकॉल बना है वह है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा जैविक विविधता पर कन्वेंशन। ACD सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध किरीबुरू खदान किस राज्य में स्थित है? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध किरीबुरू खदान स्थित है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भू संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में सत्य कथन को आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्वेस्टर से बिहार का कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है? नॉर्वेस्टर से बिहार का पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी को शापित नदी कहा गया है? बिहार में शापित नदी कहा गया है कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को बिहार में श्रापित नदी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी बक्सर में चौसा के समीप गंगा में मिलती है।
अगला प्रश्न है, बिहार में मुंगेर स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार के मुंगेर स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने वर्मी कंपोस्ट योजना कब शुरू की थी? बिहार राज्य ने वर्मी कंपोस्ट योजना शुरू की थी 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 117 में। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों वह संशोधन था 97वां संशोधन, जिसमें सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है भारतीय राजस्व सेवा को तथा भारतीय विदेश सेवा को। भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय राजस्व सेवा अखिल भारतीय सेवा न होकर केंद्रीय सेवा है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय वन सेवा यह तीनों अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों यह जमा होता है भारत की संचित निधि में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 का संबंध है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से असत कथन की पहचान करें।
पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। तृतीय अनुसूची नहीं, द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अगला है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, जो कि एकदम सही दिया गया है। अगला है दल बदल संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है, न कि 9वीं अनुसूची में। अगला है 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची के विषय वस्तु हैं? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? तो दोस्तों वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना जनवरी 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है वोहरा समिति का संबंध किससे है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वोहरा समिति का संबंध है राजनीतिक के अपराधीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्यों में राजस्व के बंटवारे की अनुशंसा करती है? तो दोस्तों वह संस्था है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बाला सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों वह विषय है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है सूरत ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में समुद्र में 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रयान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों कावी पेंटिंग के बारे में बात की गई है, जिसे भारत में लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है?
दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सोया भोजन को आवश्यक वस्तु भोजन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर अपना पहला विजय हजारे खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया है? दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो दोस्तों वह है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार। संयुक्त अरब अमीरात देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था भोपाल में। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में जो विकल्प सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, जो कि गलत दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत जी को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मड़क्कर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र के देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। अगला प्रश्न देखते हैं, लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा 1, 2 तथा 4। इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्र है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? तो दोस्तों वह फसल है गेहूं की फसल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कुरप्पड़ कलमकारी पेंटिंग और कुल्ला करूची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता जी को। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 86.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया। 7 पदकों के साथ भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक रिकॉर्ड बनाया है। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर जिन 2 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है वह है खेजरिया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। खेजरिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन है? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला है बेगूसराय। अगला प्रश्न है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों वह जिला है मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में समर श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में समर श्रेणी में अंतिम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य को, जबकि पहला स्थान केरल और दूसरा स्थान तमिलनाडु को दिया गया है। अगला प्रश्न है। कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है वह देश है यूके। अगला प्रश्न है। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है। कौन सा राज्य दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है। जुडीमा किस राज्य की राइस वाइन है? जुडीमा असम राज्य की राइस वाइन है। अगला प्रश्न है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है। टाइम मैगजीन द्वारा भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।